जय हिंद एस्पिरेंट। वेलकम टू आरडी क्लासेस अजमेर। आरडी क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम एक नए करंट अफेयर इशू के साथ चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा इशू है वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या है, क्या इसका इतिहास रहा है, आज हम सब जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्यों को वक्फ संपत्तियों पर प्रबंधन करने के लिए नामित किया जाता है। ठीक है, मतलब इसको एक कानून बनाकर, लॉ बनाकर, संसद के द्वारा एक लॉ बनाकर इस वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, वक्फ बोर्ड प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त करेगा और वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 इसके तहत इसका निर्माण किया गया था। इसमें यह बेसिकली कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक अलग वक्फ बोर्ड होगा, मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड होगा जो उस राज्य में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा या निगरानी करेगा। पूरे भारत में वर्ष में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह का जो काम करता है उसे केंद्रीय वक्फ बोर्ड कहते हैं। यानी इसका बेसिकली ये मतलब हो गया कि पूरे भारत में जितनी भी राज्य सरकार है वो एक जो केंद्रीय सरकार है उसके अधीन रहकर कार्य करती है। उसी तरह एक जो पूरे सेंटर लेवल पर होगा, पूरे भारत के स्तर पर होगा, वो होगा एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और उसके अंतर्गत, उसके अधीन प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय जो भी वक्फ बोर्ड होगा वो आएगा। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार वक्फ बोर्डों को उनकी संपत्तियों के प्रबंधन पर भी सलाह देता है। और ये जो 1954 है इसमें एक संशोधन हुआ था 1995 में और एक अधिनियम पारित किया गया था और उसके बाद इसमें सन 2013 इसमें भी संशोधन किया गया था। इसमें यह था, वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि जो वक्फ बोर्ड है उसने अगर ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी सूचना या ऐसा ऑर्डर निकाल दिया, आदेश, कि यहां यह संपत्ति पहले किसी जमाने में वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी, यानी वक्फ जो बेसिकली रिलेटेड करता है वो इस्लाम धर्म से करता है और यहां पर इस्लाम धर्म से संबंधित कोई मस्जिद, कोई मकतब, कोई कब्रिस्तान या इस्लाम धर्म से संबंधित कोई भी एक्सेट्रा कोई भी था, तो वो अकॉर्डिंग टू वक्फ बोर्ड वो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाती थी। ये सबसे पहले इसमें वक्फ बोर्ड में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो भी अब हमने डिस्कस किया, किसी भी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है। 1995 के अधिनियम की धारा 6 में कहा गया कि ऐसे मामले के संबंध में जो भी फैसले होंगे वो वक्फ है, वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। इसका मतलब यह है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करता है और उसके विरुद्ध कोई केस करता है न्यायालय में, तो वो ओनली फॉर वक्फ न्यायाधिकरण है, यानी वक्फ ट्रिब्यूनल। इसी में होगा और वक्फ बोर्ड में लगभग 200 सदस्य शामिल है। अब है सेंट्रल वक्फ बोर्ड। इसमें केंद्रीय मंत्री और सदस्य संख्या होती है वो 20 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 20 इतने सदस्य हो सकते हैं। और लगभग भारत में 32 वक्फ बोर्ड है, जिसमें से 2 वक्फ बोर्ड है वो शिया इस्लाम धर्म के हैं, एक यूपी में है और दूसरा बिहार में है। और वक्फ संपत्ति क्या होती है? यह एक चल और अचल संपत्ति को संदर्भित करता है जिसे धर्म के नाम पर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जा सकता है। यानी ये बेसिकली किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती है, ये इस्लाम धर्म से संबंधित होती है और इस भूमि का प्रयोग इस्लाम धर्म के कार्यों में ही किया जा सकता है। और
ये जो वक्फ संपत्ति होती है, इसका जो दस्तावेजीकरण की प्रथा से पूर्व ही ये प्रथा अस्तित्व में थी, अर्थात ये बहुत लंबे समय से ये प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। और वक्फ संपत्ति गैर हस्तांतरणीय होती है और ईश्वर के नाम पर हमेशा रखी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से वक्फ बोर्ड को ये संपत्ति दे देता है या इस्लाम धर्म को ये भूमि समर्पित कर देता है, तो बाद में ये वापस उस भूमि पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। इसीलिए इसमें यह कहा गया है ये गैर हस्तांतरणीय होती है और वक्फ बोर्ड उसी संपत्ति को आगे किसी भी व्यक्ति को नहीं बेच सकता। और वक्फ संपत्ति से होने वाली आय आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृह को निधि देती है, जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित होते हैं ये सारे। अब वक्फ संपत्ति के बारे में बात करें कि पूरे देश में कितनी संपत्ति है, तो देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं और जिनके अधीन करीबन 9 लाख एकड़ संपत्ति इनको नियंत्रित करती है और जिनकी जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 102 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। ठीक है। और वक्फ बोर्ड को रेलवे और रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस के बाद भारत में भूमि का तीसरा सबसे बड़ा मालिक है, यानी भारत में सबसे ज्यादा भूमि है वो रेलवे के पास में है, द्वितीय स्थान पर है रक्षा मंत्रालय, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उसके अधीन है, और तीसरे नंबर पर जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है भारत में वो है वक्फ बोर्ड। ओके। और वक्फ बोर्ड से संबंधित जितने भी विवाद हैं करीबन 18,000 केस वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ न्यायाधिकरण में अभी लंबित है, चल रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का इतिहास देखें, इतिहास की बात करें तो वक्फ बोर्ड की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब बुखारिक नामक एक यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद को अपने 7 बागान खजूर के जो दान में किए थे, जिनमें करीबन 600 पेड़ लग रखे थे। ये इतिहास में ऐसा पहले था जब कोई एक जमीन का पहला टुकड़ा था जो पैगंबर साहब को वक्फ यानी दान, डोनेशन में मिला था, और इसी जमीन से पैगंबर साहब ने मदीना के जितने भी गरीब मुस्लिम थे उनकी मदद की थी। और वक्फ भूमि का मकसद भी यही था कि इससे पिछड़े हुए तथा गरीब मुस्लिमों को सहायता मिले। बेसिकली जो वक्फ बोर्ड था उसकी स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि जो भी पिछड़े और गरीब मुसलमान हैं उनको सहायता मिल सके। और वक्फ जो शब्द होता है ये एक अरबी भाषा का शब्द है और ये एक शब्द है वकूफा। वकूफा शब्द से वक्फ बना है और वकूफा शब्द का अर्थ होता है ठहरना। और वक्फ का मतलब होता है कि ईश्वर के नाम पर जन कल्याण के लिए समर्पित वस्तु, भूमि, धन इत्यादि, यानी जो ईश्वर के नाम पर और जन कल्याण के लिए जो भूमि, कोई चीज या कोई धन दान करते हैं तो उसे वक्फ कहा जाएगा। और जो ये भूमि दान करता है उसे वाकिफ कहते हैं। हाँ, ये रहा, जो भूमि वस्तु दान करेगा उसे वाकिफ कहा जाएगा। ओके। और इसका जो सबसे एक बड़े स्तर पर इसका उदाहरण देखें तो हमें मिलता है जो मिस्र, जो आज का इजिप्ट है, इजिप्ट कंट्री, उसकी राजधानी कहिरा में अल अजहर विश्वविद्यालय, जो करीबन 970 ईस्वी से 972 ईस्वी में निर्मित हुआ था, ये वक्फ की सहायता से बना सबसे पहली संपत्ति थी। ठीक है। और भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन के समय वक्फ का लिखित जिक्र मिलने लगता है। इस समय प्राय संपत्ति बादशाह के पास होते थे, इसीलिए वही वाकिफ होते थे जिन्होंने कई मस्जिदें बनाई। यानी भारत में जो मध्यकालीन का जो इतिहास रहा है उसमें दिल्ली सल्तनत थी जिसमें बादशाह होता था, सारी संपत्ति बादशाह के अधीन आती थी और बादशाह क्या करता था, उसी भूमि में कई तरह की मस्जिद, मकतब, कब्रिस्तान और कई अनेक जन कल्याण के लिए बनवाता था। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में 1947 में आजादी के बाद पूरे देश में फैली वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाए जाने की बात हुई थी। तो सर्वप्रथम जो वक्फ न्यायाधिकरण है, वक्फ बोर्ड है, उसकी जो सबसे पहले बात की थी वो जो आजादी के बाद 1947 में की गई थी
कि वक्फ बोर्ड की जो जितनी भी वक्फ संपत्तियां होती हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, इसीलिए वक्फ बोर्ड का बनाया गया था। और वर्ष 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट पारित किया और एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। ये एक ट्रस्ट था जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गई। और 1955 में संशोधन कर राज्य स्तर पर बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया था। यानी 1954 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया और वक्फ बोर्ड तो बना दिया गया, लेकिन अगले ही वर्ष 1955 में संशोधन कर इसमें यह किया गया कि हर राज्य का एक अलग वक्फ बोर्ड होगा जो वक्फ संपत्ति की निगरानी करेगा। और जो वर्तमान संशोधन है वो है कि हाल ही में वक्फ बोर्ड के नियमों को बदलाव किया गया। इसमें लगभग 40 संशोधन किए गए। जो भी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, जिसमें राज्यसभा में और लोकसभा के जो संसद में जो सांसद है वो बीजेपी के विरुद्ध धरना दे रहे हैं और इसको एक जो मुस्लिमों के लिए बहुत ही चिंता का विषय बताकर इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संशोधन किया उसमें 5 महत्वपूर्ण हैं। यानी जो बीजेपी उन्होंने करीबन 40 संशोधन किए छोटे मोटे मिला के, लेकिन इसमें 5 प्रमुख संशोधन हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। पहले जो था कि वक्फ से जुड़े विवाद केवल वक्फ न्यायाधिकरण में ही अपील कर सकते थे और तथा इस फैसले को अन्य न्यायालयों में चुनौती नहीं दे सकते थे। यानी कि जो वक्फ संपत्ति है, वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति को घोषित कर दिया कि ये वक्फ संपत्ति है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति है वो उसकी अपील करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल जो वक्फ न्यायालय है, न्यायाधिकरण, उसी में ही अपील कर सकता था। और जो वक्फ न्यायाधिकरण का जो फैसला होता था वो अंतिम फैसला होता था। ठीक है, और अब ये क्या है कि जो अब वक्फ के फैसले को रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। यानी कि जो फैसला केवल वक्फ न्यायाधिकरण तक सीमित था, इसको अब चेंज करके रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है वक्फ बोर्ड में महिलाओं तथा दूसरे धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था। पहले यह था कि जो भी वक्फ बोर्ड होगा उसमें केवल मुस्लिम ही होंगे और पुरुष मुस्लिम महिलाओं को इसमें इजाजत नहीं थी। अब यह कर दिया गया कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होगी और तथा 2 दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल करने का प्रावधान है। ठीक है, थर्ड है वक्फ की संपत्तियों की सर्वे की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी। यानी कितनी वक्फ की संपत्तियां हैं इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि अगर कोई वक्फ संपत्ति है तो उसके बारे में सर्वे किया जाता था कि ये इसका इतिहास क्या रहा है, ये पहले थी या नहीं थी। लेकिन अब अगर कोई भी वक्फ बोर्ड किसी भी वक्फ संपत्ति के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा तो वो जो भूमि होगी उसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा एक समिति निर्मित की जाएगी जिसका जो अध्यक्ष होगा वो डीएसपी से ऊपर होगा। यानी कि एक ऑफिसर वाला अध्यक्ष होगा जो इसको सर्वे करेगा। उसके तहत एक समिति बनाई जाएगी और वो उस भूमि की या उस जगह की सर्वे करेगी कि ये वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट है यदि किसी जमीन का पूर्व में या अब से इस्लाम धर्म के लिए इस्लाम हुई है तो ये वक्फ की होगी। पहले ये था और अब इसमें कर गया है कि जमीन दान में देने वाले को लिखित में दस्तावेज देना होगा और वैध वक्फनामा, तभी जमीन वक्फ की होगी। यानी पहले यह था कि कोई व्यक्ति अपने मुंह से बोल देता है कि ये जमीन मैं वक्फ को दान में दे रहा हूं तो वो संपत्ति वक्फ की हो जाती थी। लेकिन अभी अगर कोई व्यक्ति वक्फ को अपनी जमीन दान में देना चाहता है या धन दान में देना चाहता है तो उसका एक लिखित दस्तावेज होगा, यानी रिटर्न में देना पड़ेगा और जिसे कहा जाएगा वैध वक्फनामा, तभी वो संपत्ति है वैध वक्फ बोर्ड के अधीन होगी। नेक्स्ट है वक्फ बोर्ड का कोई ऑडिट लेन देन के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी। यानी कि जितनी भी वक्फ की संपत्तियां है करीबन 9 लाख एकड़ संपत्ति है जिनसे करीब 102 लाख करोड़ का रेवेन्यू होता था हर वर्ष। 102 लाख करोड़। तो इसकी जो जानकारी थी कितना पैसा आया, कितना पैसा कहां खर्च हुआ, इसकी कोई डिटेल्स नहीं थी। लेकिन अब जो भारत का सीएजी होता है, कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जनरल, उसके द्वारा नामित एक सरकारी अधिकारी होगा जो समय समय पर वक्फ बोर्ड की हिसाब किताब लेन देन करेगा। इससे क्या जो भी हिसाब किताब या लेन देन होगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। नेक्स्ट है
किरण रिजिजू, ये हमारे कानून मंत्री है, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये बिल पेश किया वक्फ बोर्ड के विरुद्ध। तो जो सरकार ने कारण बताए हैं कि इनको लेकर संसद में जो भी है विपक्ष और मुस्लिम पार्टियां जितनी भी है ये विरोध क्यों कर रही है, तो जो इसका सबसे पहला कारण बताया जा रहा है ये कि सरकार ने वक्फ से जुड़े लोगों से और विपक्षी दलों से कानूनों को लेकर, बदलावों को लेकर बातचीत नहीं की। यानी कि जब ये सरकार इसके विरुद्ध ये बिल पेश कर रही थी तो न ही उनसे रिलेटेड जो लोग थे और जो इस्लाम धर्म के थे और जो विपक्षी दलों के जो नेता थे उनसे इस बारे में चर्चा नहीं की। और जो दूसरा कारण बताया जा रहा है वो है कि वक्फ की जो संपत्ति होती है वो अल्लाह के नाम की संपत्ति होती है और कानूनों में बदलाव करके बोर्ड की स्वतंत्रता और स्वायत्तता छीनना सही नहीं है। ये बेसिकली जितनी भी विपक्ष और मुस्लिम पार्टियां हैं उनका ये मानना है। ठीक है। थर्ड है, किसी भी संपत्ति के वक्फ के तहत आने या न आने फैसले लेने का अधिकार सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो पहले था वो अभी वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट है, 3 सदस्यों वाले वक्फ ट्रिब्यूनल को भी 2 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है। यानी जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता था उसमें पहले 3 लोग थे जो फैसला सुनाते थे 2+1 की मेजोरिटी के साथ, लेकिन अब इसमें सिर्फ 2 सदस्य कर दिए गए हैं 1+1। अब सिर्फ 2 सदस्य ही जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उनके सदस्यों के अगर कोई वक्फ से रिलेटेड केस होगा तो उस पर फैसला सुनाएंगे। ठीक है। और जो बदलाव के कारण है कि इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसमें सरकार का यह मानना है कि जो सबसे पहला एक केस बताया जा रहा है वो है सितंबर 2022 को तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से हिंदू बहुल एक गांव है तिरुचेंदुरई गांव के उस पूरे क्षेत्र को जितना भी गांव बसा हुआ था उस भूमि पर करीबन 1000 परिवार का गांव था, उस पूरी भूमि को वक्फ के अधीन वक्फ संपत्ति पर घोषित कर दिया गया था, जिनसे वहां के गांव के लोगों के अस्तित्व पर एक संकट उत्पन्न हो गया था। और बात यह है कि उसी गांव में करीबन 1500 वर्ष पुराना एक हिंदू मंदिर है जो आज भी है। इसी कारण यह विवादों में था। सबसे पहला कारण तो यह हो गया। और सेकंड है, स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने वालों और मकानों के किराएदारों से बातचीत के बाद यह समझ आया कि जो वक्फ संपत्तियों की अनियमितता और भ्रष्टाचार में हमारे कर्मचारियों, ये साथ के ऑडिटर्स, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और संबंधित मुतवल्ली या कमेटी के एग्जीक्यूटिव की मिली भगत है। यानी ये जो केस हुआ था तमिलनाडु में, इसमें जो भी कारण बताए जा रहे हैं ये बेसिकली ये बताए जा रहे हैं कि लोगों के द्वारा अतिक्रमण करना और वहां के जो कर्मचारी और ऑडिटर्स थे और संबंधित लोग थे जो कमेटी के, उनकी सबकी ये मिली भगत थी। ये ऐसा कहना है यूपी सेंट्रल सुन्नी उस बोर्ड का कहना। क्या हो गया यार? ओके, शुरू करते हैं। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये बेसिकली जो यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है उनके जो पूर्व सीईओ थे उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये एक स्टेटमेंट है। और जो थर्ड है कि ज्यादातर वक्फ में या तो ऑडिट नहीं हो रहा है या फिर इनके नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। ऐसे बहुत से मामले जहां फर्जी कर्मचारियों की पेमेंट दिखाकर पैसा वसूला जा रहा है या तो मुतवली या कमेटी के एग्जीक्यूटिव की जेब में। ठीक है। तो वक्फ की जमीन को कुछ लोग निजी मितकीमती के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। ठीक है। और अब ये जो कानून है इसको जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संयुक्त संसदीय समिति में पेश किया गया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल होंगे और संयुक्त में इस पर वोटिंग होगी और उसके बाद इस पर फैसला सुनाया जाएगा कि इसे पारित करना है या नहीं करना है। जो जेपीसी क्या होती है उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। यह एक अस्थायी समिति होती है जो किसी विशेष या विधेयक की जांच कराने के लिए संसद द्वारा बनाई जाती है।
इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल हो सकते हैं, सत्ता तथा विपक्ष दोनों तरफ के सदस्य शामिल हो सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई सदस्य इसकी अध्यक्षता करते हैं, और आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता करता है। और समिति में सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। समिति को कार्य पूर्ण होने के पश्चात भंग कर दिया जाता है, यानी कि यह अस्थायी होती है। कार्य पूर्ण होने के बाद इस समिति को डिसॉल्व यानी भंग कर दिया जाता है, ठीक है। और समिति की जो भी सिफारिशें, सलाहकारी सिफारिशें होती है, उसे सरकार के लिए उनका पालन करना अनिवार्य है, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि इस समिति के द्वारा जो भी फैसला आएगा वो सरकार के लिए मान्य है या नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सरकार उसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, ठीक है। समिति के विशेषज्ञों, सार्वजनिक निकायों, संघों तथा व्यक्तियों पर इच्छुक पक्षों से स्वयं की पहल पर या उनके विरुद्ध अनुरोध पर साक्ष्य एकत्र करने का अधिकार होता है, ठीक है। और ये जो बेसिकली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये आर्टिकल 118(1) के तहत गठित की जाती है, ठीक है। ये था हमारा सेशन, कैसा लगा आपको कमेंट में जवाब देकर बताइएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो है आरडी क्लासेस अजमेर। थैंक यू।